नमस्कार। इकोनॉमिक्स अवध क्लासेज यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। डेली एमसीक्यू क्लास में आज हम लोग अर्थशास्त्र से संबंधित 25 बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। यह प्रश्न टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, केवीएस, एनवीएस, जीआईसी, एलटी एवं झारखंड प्रवक्ता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित व्यवसाय चक्रों को उनकी अनुमानित अवधि के अनुसार आरोही क्रम में लगाएं। तो अनुमानित अवधि के अनुसार जो आरोही क्रम है वह ऑप्शन बी में लगा हुआ है। बी सही है ऑप्शन। पहले होगा किचन चक्र, फिर जुगलर चक्र, फिर कुजनेट्स चक्र और सबसे अंत में केंद्रातीव चक्र आएगा। अगला 2 नंबर क्वेश्चन, गुणक तथा प्रवर्धन के बीच अंतर व्यवहार अनवरत चक्रीय उतार चढ़ाव उत्पन्न करता है, यह किसने कहा? हैरल्ड डोमर, कल्डार, मिर्लिस, सैमुअल्सन हिक्स, जॉन रॉबिन्सन। तो गुणक और त्वरक की अंतःक्रिया के फलस्वरूप व्यापार की बात जो है वह सैमुअल्सन एवं हिक्स करते हैं। तो 2 का सही हो जाएगा सी। 3 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस अर्थशास्त्री को अवसादिक माना जा सकता है? तो कीन्स, शुम्पेटर, मार्क्स, सोलो। तो जेएम कीन्स को अवसादिक अर्थशास्त्री माना जाता है। 3 का सी सही है। 4 नंबर क्वेश्चन, पूंजीवाद के अंतर्गत विकास प्रक्रिया को सृजनात्मक विध्वंस कहा? तो पूंजीवाद के अंतर्गत विकास की प्रक्रिया को सृजनात्मक विध्वंस शुम्पेटर ने और कार्ल मार्क्स, 2 अर्थशास्त्री ऐसे हैं जिन्होंने बताया कि पूंजीवाद प्रक्रिया में अंत में क्या होगा? इसका अंत हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। इस ऑप्शन में शुम्पेटर सही है। कार्ल मार्क्स भी दिया है लेकिन इसमें तो शुम्पेटर और कार्ल मार्क्स दोनों सही है 4 में। 5 नंबर क्वेश्चन, काव्य प्रमेय निम्न अवस्था की व्याख्या कर सकता है? स्थिर संतुलन, अस्थिर संतुलन, तटस्थ संतुलन। तो काव्य जो है स्थिर, अस्थिर एवं तटस्थ तीनों अवस्थाओं की व्याख्या कर सकता है। 5 का डी सही है आंसर। 6 नंबर क्वेश्चन, व्यापार चक्र का अधिनिवेश सिद्धांत किसने दिया? तो व्यापार चक्र का अधिनिवेश सिद्धांत हेयक द्वारा दिया गया था। क्या बताया हेयक ने? व्यापार चक्र का अधिनिवेश सिद्धांत हेयक के अनुसार कम ब्याज पर किया गया बैंक साख का अधिनिर्गमन ही व्यापार चक्र को उत्पन्न करता है। हेयक ने व्यापार चक्र उत्पन्न करने की विचारधारा को स्पष्ट करते हुए 2 प्रकार की ब्याज दरों की बात की, जिसमें प्रथम प्राकृतिक ब्याज दर और दूसरी जो ब्याज दर है वह बाजार ब्याज दर की बात हेयक द्वारा की गई थी। इसके अलावा प्रोफेसर शुम्पेटर हार्ट्रे शुद्ध मौद्रिक व्यापार चक्र की बात करते हैं। शुम्पेटर व्यापार चक्र के 9 प्रवर्तन की बात करते हैं। शुम्पेटर ही व्यापार चक्र को प्राथमिक एवं द्वितीयक लहर के रूप में भी विभाजित करते हैं और सैमुअल्सन व्यापार चक्र के गुणक एवं त्वरक अंतःक्रिया की बात करते हैं। तो इसका आंसर शुम्पेटर, ये 6 नंबर का आंसर हो जाएगा। हेयक बी सही हो जाएगा। 7, शुम्पेटर के अनुसार उद्यमकर्ता आर्थिक लाभ इसलिए कमाता है क्योंकि वह नवप्रवर्तक होता है, उसके सभी जोखिम बीमा योग्य होते हैं, अनिश्चितता कम हो गई है, उसके बहुत से निर्णय अनियमित होते हैं। तो वह नवप्रवर्तन होता है, प्रवर्तक होता है, इसलिए लाभ कमाता है। शुम्पेटर के अनुसार उद्यमी क्या होता है? नवप्रवर्तक होता है, इसलिए वह लाभ कमाता है। क्या है नवप्रवर्तन का सिद्धांत शुम्पेटर के अनुसार? शुम्पेटर के अनुसार पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली में समय समय पर जो नवप्रवर्तन होते रहते हैं उन्हीं के कारण आर्थिक उच्चावचन उपस्थित होते हैं, जिससे अर्थव्यवस्था एक आर्थिक अवस्था को छोड़कर दूसरी अवस्था में प्रवेश कर जाती है और नवप्रवर्तन में
कुछ तत्व शामिल होते हैं, शुम्पीटर ने बताए कौन कौन से तत्व हैं। किसी नवीन बाजार की खोज करना, किसी नवीन वस्तु का उत्पादन करना, उत्पादन में किसी नवीन पद्धति का या कला का विकास करना, इसके अलावा नवीन प्रौद्योगिकी प्रबंधन विकसित करना और कच्चे माल के नवीन स्रोतों का विकास करना, यह नवप्रवर्तन के कुछ तत्व थे। तो 7 का सही आंसर ए है। 8 नंबर क्वेश्चन, निम्न व्यापार चक्र सिद्धांतों में से कौन सा सिद्धांत गुणक त्वरक अंतःक्रिया व्यापार चक्र सिद्धांत के नाम से जाना जाता है? तो गुणक त्वरक अंतःक्रिया व्यापार चक्र के सिद्धांत को हिग्स एवं सैमुअल्सन के नाम से जाना जाता है और इसमें हिग्स का ऑप्शन दिया है, हिग्स है डी नंबर पे, डी सही हो जाएगा। सैमुअल्सन है नहीं ऑप्शन में। तो व्यापार चक्र के गुणक एवं त्वरक सिद्धांत से संबंधित जो सिद्धांत हैं वह हिग्स एवं सैमुअल्सन के हैं। क्या है सैमुअल्सन का व्यापार चक्र सिद्धांत? सैमुअल्सन ने 1950 में अपना सिद्धांत दिया था और इन्होंने अपनी सिद्धांत को एक किताब, एक कंट्रीब्यूशन टू द थियरी ऑफ ट्रेड साइकिल में दिया था, जिसमें इन्होंने क्या बताया था हिग्स ने कि व्यापार चक्र गुणक एवं त्वरक की अंतःक्रिया पर आधारित है। हिग्स ने अपने सिद्धांत में बताया कि गुणक एवं त्वरक की अंतःक्रिया द्वारा व्यापार चक्रों की उच्चतम एवं निम्नतम सीमा की व्यवस्था होती है, जिसके मध्य क्या होता है, व्यापार चक्र उत्पन्न होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 8 का डी। 9 नंबर क्वेश्चन, मनरेगा के अंतर्गत वर्ष 2022-23 के बजट में मनरेगा को सरकार ने करोड़ आवंटित किए, कितने करोड़ रुपए? 73,000 करोड़ रुपए आवंटित किए थे 2022-23 में मनरेगा में। 10 नंबर क्वेश्चन, भारत सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक है? तो भारत सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक अभ्रक का है, 10 डी सही है। 11, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्रीय बजट पेश किया गया? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के अंतर्गत वार्षिक वित्तीय विवरण का वर्णन है। बजट में संविधान में बजट का कहीं जिक्र नहीं है, बजट के नाम को वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा 110 में धन विधेयक का वर्णन है। 111 के अंतर्गत राष्ट्रपति को वीटो पावर की शक्ति प्राप्त है और 280 के अंतर्गत वित्त आयोग या वित्त आयोग के गठन का वर्णन है, जो राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर गठित करता है। अगला क्वेश्चन, अगला 12 नंबर क्वेश्चन, किसानों को ऋणों में राहत देना भाग है योजना व्यय का, गैर योजना व्यय का, विकासात्मक व्यय का, रक्षात्मक व्यय का? तो योजनागत एवं गैर योजनागत व्यय क्या है, इनको जान लेते हैं तो पता चल जाएगा इसका आंसर। अगर राजस्व व्यय की बात की जाए तो राजस्व व्यय 2 प्रकार का होता है, योजनागत व्यय और गैर योजनागत व्यय। योजनागत व्यय क्या है? आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्र के विकास पर वर्ष भर में जितना राजस्व व्यय किया जाता है उसे योजनागत व्यय कहते हैं। इसमें क्या होता है, सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्र विकास पर किया गया व्यय योजनागत व्यय के अंतर्गत रखा जाता है, जिसके अंतर्गत योजना में होने वाला व्यय पहले से वर्णित होता है, जिसमें ग्रामीण विकास पर व्यय, गरीबी बेरोजगारी पर व्यय, सिंचाई पर होने वाला व्यय और बाढ़ नियंत्रण पर होने वाला व्यय सम्मिलित किया जाता है, किसमें, योजनागत व्यय में। और गैर योजनागत व्यय वह व्यय जिसका वर्णन पंचवर्षीय योजना में होता है उसे गैर योजनागत व्यय कहते हैं, जिसमें प्रशासनिक व्यय, ब्याज अदायगी पर व्यय, पेंशन व्यय, रक्षा व्यय, अनुदान एवं सहायता व्यय, विदेशी सरकारों को अनुदान, ये गैर योजनागत व्यय के अंतर्गत आते हैं। और इसमें पूछा गया है किसानों को ऋणों में राहत देना भाग है, तो यह गैर योजनागत व्यय का भाग होगा।
क्योंकि गैर योजनागत व्यय के अंतर्गत प्रशासनिक व्यय, ब्याज अदायगी पर व्यय और ब्याज अदायगी ही कहा गया है। ऋण से राहत तो गैर योजनागत व्यय हो जाएगा। और इसके अलावा पेंशन व्यय, रक्षा व्यय, अनुदान एवं सहायता को शामिल किया जाता है। अगला 13 नंबर क्वेश्चन, भारत में पहली बार शून्य आधार बजट किस वित्त मंत्री के कार्यकाल में पारित हुआ था? तो भारत में पहली बार शून्य आधारित बजट 1986 में वित्त मंत्री पीपी सिंह के कार्यकाल में पारित हुआ था। और विश्व में अगर बात की जाए शून्य आधारित बजट की, तो विश्व में शून्य आधारित बजट 1969 में सर्वप्रथम अमेरिका में लागू किया गया था। क्या है शून्य आधारित बजट? शून्य आधारित बजट में प्रत्येक मद को नए सिरे से शून्य मानकर चालू किया जाता है। ऐसे बजट को क्या कहा जाता है? शून्य आधारित बजट कहा जाता है। अगला 14 नंबर क्वेश्चन, व्यापार चक्र सिद्धांत में निवेश फलन I बराबर A C-1 C1-2 का प्रयोग निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? तो यह सिद्धांत सैमुअल्सन का है। सैमुअल्सन द्वारा इसका प्रयोग किया गया था। तो 14 ऐसे हो जाएगा। 15 अर्थशास्त्री का नाम दिया गया है, सिद्धांत का नाम दिया गया है, मिलाना है W.W. जेवंस। तो W.W. जेवंस जो है सूर्य के धब्बा सिद्धांत से संबंधित है। एक का मिलेगा सेकंड से, एक का सेकंड किस में है? फर्स्ट ए में है, बी में है, सी में है। डी नहीं होगा आंसर, बाकी ए बी सी में होगा। हेयक ने कौन सा सिद्धांत दिया? हेयक ने व्यापार चक्र का अति निवेश सिद्धांत दिया। तो बी का मिल जाएगा 3 से। बी का 3 किस में है? बी का 3 सी में है, तो सी सही हो जाएगा। इसके अलावा जान लेते हैं J.R. हिक्स ने कौन सा सिद्धांत दिया? J.R. हिक्स द्वारा गुणक एवं त्वरक का सिद्धांत दिया गया। और हार्ट्रे ने मौद्रिक अधिविनिवेश का सिद्धांत दिया। तो हार्ट्रे का 1 से मिल जाएगा, हार्ट्रे 1, तो सी ही सही हो जाएगा। अगला 16 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस अर्थशास्त्री ने डाल्टन के अधिकतम सामाजिक लाभ सिद्धांत को परिवर्धित किया था? तो R.A. मसग्रेव ने डाल्टन के अधिकतम सामाजिक लाभ सिद्धांत को परिवर्तित किया था। अगला 17 नंबर क्वेश्चन, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग स्टेट एक्टिविटीज़ का प्रतिपादन किसने किया था? तो इस किताब का प्रतिपादन वैगनर द्वारा किया गया था। 17 डी सही हो जाएगा। 18 वर्तमान में भारत में अधिकतम सीमांत आय की दर है। तो वर्तमान में अधिकतम सीमांत आय की दर 30% है। 18 सी सही है। 19 किस अर्थशास्त्री ने राजकोषीय नीति पर बल दिया था? तो किन्स ने राजकोषीय नीति पर बल दिया था। किन्स के पहले क्लासिकल अर्थशास्त्री वे तटस्थ राजकोषीय नीति के पक्षधर थे। अगला 20 नंबर क्वेश्चन, सामान्य सेवाओं पर व्यय। सामान्य सेवाओं पर व्यय क्या होता है? पूंजी व्यय, राजस्व व्यय, योजनागत व्यय, गैर योजनागत व्यय। तो सामान्य सेवाओं पर व्यय जो है वह होता है राजस्व व्यय। 20 सी सही, 20 का 20 सही है। 21 घाटे की वित्त व्यवस्था बताती है कीमत में वृद्धि को, कमी को, नियंत्रण को कोई नहीं। तो घाटे की वित्त व्यवस्था जो है कीमत में वृद्धि को बताती है। 21 ये सही है। 22 रिकार्डो बैरो समतुल्य किससे संबंधित है? तो रिकार्डो बैरो समतुल्य जो है राजकोषीय नीति से संबंधित है। 22 सी सही है। 23 PM आशा प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान योजना को शुरू किए जाने वाला वर्ष है। तो PM आशा योजना जो है 2018 में शुरू की गई थी। PM आशा अन्नदाता आय संरक्षण अभियान किसानों को उनकी उपज के लिए उचित मूल्य दिलाने के लिए वर्ष 2018 में प्रधानमंत्री आशा योजना की घोषणा की गई थी, जिसका उद्देश्य किसानों की आय संरक्षा हेतु भारत सरकार द्वारा उठाया गया प्रमुख कदम और किसानों की आय को बढ़ाना है। अगला क्वेश्चन, प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद GNP और प्रदूषण स्तर के मध्य संबंध को प्रदर्शित किया जा सकता है। तो प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद और प्रदूषण के मध्य जो संबंध व्यक्त करता है वह है पर्यावरणीय कुजनेट्स वक्र। 20 का सही हो जाएगा बी। 21 नंबर क्वेश्चन, निम्न चित्र में प्रदर्शित है मांग की लोच। तो मांग की लोच पूर्णतः बेलोचदार इसमें प्रदर्शित है, तो यह 0 के बराबर हो जाएगी। तो 25 का ए सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से आज की इस क्लास में हम लोगों ने 25 बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्व किया।